जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हम लोग एक बिहार पुलिस का नया सेट प्रैक्टिस जो 20 क्वेश्चन का चल रहा था वो लेकर के आए हैं, है ना। और जो 20 क्वेश्चन जो रहता है वो लगभग 150 से 200 क्वेश्चन के आसपास में हम इसे बनाते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन का लगभग एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, सब लोग नोट डाउन करते रहिएगा, है ना। और देखिए एग्जाम के समय नज़दीक आ गया, आप लोग पढ़ाई कीजिए, है ना। पढ़ाई नहीं कीजिएगा दोस्तों बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और देखें बिहार शिक्षा का एग्ज़ाम हुआ, हम उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन के लेवल तो थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, इसलिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या? पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जनसांख्यिकी लभ्यांश होता है, है ना। जनसांख्यिकी, है ना, जनसांख्यिकी लभ्यांश होता है। इसका मतलब ये होता है कि वे व्यक्ति जो कार्य करने में सक्षम हो, कार्य कुशल हो, है ना, कितना वर्ष से कितना वर्ष के बीच में, है ना, रहेगा, है ना। कितना वर्ष से कितना वर्ष के बच्चा, है ना, यह व्यक्ति, है ना, कार्य को कर सकता है, वो क्वेश्चन पूछा है ना। तो ऑप्शन ए में जाकर के 15 वर्ष से 59 वर्ष तक कर, बी में है ना 0-6 वर्ष तक के, बताइए 0-6 वर्ष तक काम कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। 14-50 वर्ष तक के नहीं कर सकता है, कहीं 14 वर्ष के, है ना, 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चा, है ना, कहीं फैक्ट्री में होटल वगैरह काम नहीं कर सकता, नीचे 24 में बोला गया, ये भी नहीं होगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र के, है ना, कार्यशील जनसंख्या है नहीं, है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जाकर के ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि 15 वर्ष से 59 वर्ष तक के जो कार्यशील जनसंख्या माना जाता है, जो काम करने के योग्य हैं, जो काम करने क्या है दोस्तों, योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, है ना। सारा क्वेश्चन को नोट डाउन करना है ना, देखते चलना है, ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डोक नहीं, डाक यहाँ पे दोस्तों क्या है दोस्तों? डाक, है ना। यहाँ पे क्या है? डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बिट्टों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया, है ना। डाक संशोधन विधेयक पर, है ना, जाकर के विधेयक पर पॉकेट बिट्टों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में ज्ञानी जैल सिंह, सी में शंकर दयाल शर्मा, डी में नीलम संजीव रेड्डी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। अगर हम बात करें, है ना, तो बिट्टो, राष्ट्रपति के पास कितने बिट्टो होते हैं? बिट्टो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के बिट्टो होते हैं? 3 प्रकार के। आत्यांतिक बिट्टो, निलंबकारी बिट्टो, और एक होता है जाकर पॉकेट बिट्टो। पॉकेट बिट्टो, ये बिट्टो कितने प्रकार के हो जाते हैं, है ना? 3 प्रकार के हो जाते हैं, है ना। बिट्टो कहेगा कि बिट्टो कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो बिट्टो 3 प्रकार के होते हैं। और बिट्टो जो लगाते हैं राष्ट्रपति, है ना, बिट्टो शक्ति का जो प्रयोग करते हैं, अनुच्छेद कितना तहत करते हैं? 111 के तहत, है ना। बिट्टो का प्रयोग राष्ट्रपति अनुच्छेद कितने तहत करेंगे? अनुच्छेद 111 के तहत करेंगे। बिट्टो 3 कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। अत्यंत, अनत्यंत, आंतरिक, निलंबनकारी और पॉकेट। कई प्रकार के बिट्टो दोस्तों? 3 प्रकार के बिट्टो। ये जो जाकर के पॉकेट बिट्टो है, इसमें सहमति नहीं लिया जाता, ना तो सहमति लिया जाता है और नहीं अस्वीकृति, अस्वीकृति,
कृति किया जाता है, ना तो उस पर अस्वीकृति किया जाता है और ना ही जाकर के लौटाया जाता है। लौटाया जाता है, ये तीन में से कोई कार्य नहीं किया जाता पॉकेट बिट्टों में। और ये पॉकेट बिट्टों का जो प्रयोग किए थे ज्ञानी जैल सिंह, वो जाकर के 1986 में किए थे। कब किए थे? 1986 में। क्वेश्चन पूछेगा कि पॉकेट बिट्टों का ज्ञानी जैल सिंह का प्रयोग किए थे 1986 में किए थे। बिट्टो कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के, अत्यंत आंतरिक, निलंबकारी, पॉकेट। बिट्टो राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना तहत प्रयोग कर सकते हैं? अनुच्छेद 111 के तहत में राष्ट्रपति बिट्टो का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों, है ना। अगर देखें यहाँ पर और भी देख लें, नीलम संजय रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है ना कौन? नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति कहेगा, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। महाधिराजाराज की उपाधि है ना, महाधिराजाराज की उपाधि अपनाने वाला है ना पहला गुप्त शासक कौन था? है ना, महाधिराजाराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? है ना, तो चंद्रगुप्त। इसको चंद्रगुप्त प्रथम इनको कहा जाता है ना, चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने महाधिराजाराज की उपाधि धारण किए थे, है ना। ये जाकर के गुप्त संवत की शुरुआत किए थे 319 से 320 में, है ना। कहेगा कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने किए थे? है ना, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे गुप्त संवत की शुरुआत, है ना। और अगर देखा जाए इनका विवाह किन के साथ हुआ था? तो कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। और लिच्छवी राजकुमारी थे, कहाँ के राजकुमारी थे? लिच्छवी राजकुमारी थे। जाकर के है ना लिच्छवी राजकुमारी के साथ इनका क्या हुआ था? है ना, विवाह हुआ था दोस्तों। अगर देखा जाए इनका उत्तराधिकारी कौन बने? समुद्रगुप्त, है ना, उत्तराधिकारी, है ना, यानी कि चंद्रगुप्त, है ना, या चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बने? समुद्रगुप्त ने बने। और इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहेगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त कहा जाता है। और श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे, है ना। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? है ना, तो श्रीगुप्त थे। यह स्थापना किए थे गुप्त वंश के 240 ईस्वी में किए थे, है ना, 240 ईस्वी में किए थे। और अगर बोला जाए कि गुप्त वंश के सबसे महान शासक, गुप्त वंश के सबसे महान शासक अगर बोला जाए, है ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, है ना। गुप्त वंश के सबसे महान शासक, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और पहला महान शासक बोला जाएगा, है ना, तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन में ध्यान रखना है ना। महाधिराजाराज की उपाधि धारण किए थे और पहले कौन किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत किए थे और 319 से 320 में। चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किन के साथ किए थे? कुमार देवी के साथ। कहाँ के राजकुमारी थे? है ना, लिच्छवी के, है ना। इनका जो उत्तराधिकारी पुत्र जो था उनका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को है ना भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और जाकर के देखें कि समुद्रगुप्त में अगर और देखें दोस्तों, इनका घोड़ा
3 घाट का पानी पीता था, है ना। पुराण के अनुसार है ना, समुद्रगुप्त के घोड़ा जो था वो 3 घाट के पानी पीता था, है ना। समुद्र का हत्या करके पुराण के अनुसार इस कहने का लगा कि दक्षिण भारत पर जाकर के क्या कर लिए थे, अधिकार कर लिए थे। और श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के क्या थे, संस्थापक थे। कब स्थापना हुआ था? 240 ईस्वी में। और गुप्त वंश के सबसे महान शासक है ना चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जाकर सर्वाधिक चांदी का सर्वाधिक चांदी का सिक्का किसने चलाए थे, है ना? तो जाकर के, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है ना। अनुसूची 6 में जो शामिल किया गया है वो जाकर के, है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को जाकर के, है ना, शामिल किया गया है ना। मेघालय को शामिल किया गया है दोस्तों। अगर देखा जाए अनुसूची की अगर बात करें, अनुसूची मूल संविधान में 8 था। वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना हो गया दोस्तों? है ना, 12 हो गया। वर्तमान में अनुसूची की संख्या क्या हो गया? 12 हो गया, है ना। अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ क्षेत्र का वर्णन है। अनुसूची 1 में किसका वर्णन है? राज्य एवं संघ क्षेत्र का वर्णन है। अनुसूची 2 में किसका वर्णन है? प्रमुख पदाधिकारी के वेतन का वर्णन है। अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन है दोस्तों। और अनुसूची 4 में, है ना, जाकर के राष्ट्र और सीटों का आवंटन है। ये जाकर के हम लिखने का कार्य करेंगे, है ना। आगे क्वेश्चन आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, ये चीज को लिख लेंगे, है ना। क्लियर है दोस्तों? नेट ये जाकर के अगर देखा जाए और यहाँ पर हम बतला दे, है ना, कि ये सभी राज्य जाकर के, है ना, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्य जो हैं, राज्य वो 7 सिस्टर कहे जाते हैं, है ना। और 7 सिस्टर में अगर राज्य को देखें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, प्रदेश, ये जाकर के, है ना, कितने राज्य आ जाते हैं? 7 सिस्टर में 7 राज्य आते हैं पूर्वोत्तर भारत के। पूछेगा कि इनमें से कौन सा राज्य, है ना, 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, तो एक सिक्किम होगा ऑप्शन में, है ना। देख लीजिएगा, है ना, सिक्किम जाकर 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, वो आपको ऑप्शन में, है ना, देता है दोस्तों। और भी देगा तो आप उसको छांटने का क्या कीजिएगा, है ना, प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो नील दर्पण जो पुस्तक जो लिखा गया है, ऑप्शन ए में प्रेमचंद, बी में दीनबंधु मित्र, सी में जयशंकर प्रसाद, डी में शिवपूजन शाह। राइट आंसर हो जाकर के, है ना, दीनबंधु मित्र, है ना। किसके द्वारा लिखा गया है ना? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। और ये पुस्तक का जब प्रकाशन हुआ था वो जाकर के 1860 में हुआ था। कब हुआ था? 1860 में। अगर प्रेमचंद के बारे में हम बात करें, इनके द्वारा कुछ उपन्यास, गोदान,
गोदान, गमन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सारे जो लिखे गए हैं वो किन के द्वारा लिखे गए हैं, है ना। तो चंद, प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। अगर हम कुछ जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करें, है ना, तो यहां पर देख लेते हैं। कवायनी, आंसू, लहर, ऐसे किनके द्वारा लिखे गए हैं, है ना, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए हैं। अगर देखें शिवपूजन साय के द्वारा देहाती दुनिया, देहाती दुनिया, है ना, मतवाला, मतवाला, माधुरी, ये सभी जो लिखे गए हैं वो जाकर शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे? निकोलो कोंटी जो थे वो ये इटली के यात्री थे और किनके शासनकाल में, है ना, भारत आए थे वो बतलाना दोस्तों। तो निकोलो कोंटी जो आए थे वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। निकोलो कोंटी किनके शासनकाल में आए थे? देवराय, है ना, प्रथम के शासनकाल में आए थे। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करो, है ना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, इसलिए, है ना, कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके, हमें भी, है ना, मोटिवेट मिल सके, ताकि हम वीडियो बना करके रेगुलर आपको डालते रहें, है ना दोस्तों। सबसे वो ये बहुत जरूरी है ना, मोटिवेशन मिलेगा, है ना, प्रत्येक दिन आपका वीडियो आते रहेगा आपके पास। और जाकर के निकोलो कोंटी के द्वारा एक किताब लिखा गया था। यह किताब जो था दोस्तों ट्रेवलर्स ऑफ निकोलो कोंटी, निकोलो कांटी, ये जाकर लिखा गया था किनके द्वारा, है ना, तो निकोलो कोंटी के द्वारा जाकर के एक किताब लिखा गया था। और अगर बात करें अब्दुल रज्जाक, है ना, किनके शासनकाल में आए थे, है ना, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। कहाँ के थे, है ना, तो फारसी थे। कहाँ के थे दोस्तों? फारसी थे। और ये जाकर के देखा जाए संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, है ना, सबसे प्रतापी राजा थे, है ना। कहेगा संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, है ना, तो देवराय द्वितीय थे। अगर कृष्ण देवराय के बारे में बात करें, इनके शासनकाल में डोमिंगो पायस, और बात करें बारबोसा, ये दोनों यात्री थे वो पुर्तगाल के थे, पुर्तगाली यात्री थे। और ये जाके किनके शासनकाल में आए थे? तो कृष्ण देवराय के शासनकाल में आए थे। अगर पूछा जाए कि विजयनगर के सबसे महान शासक, विजय नगर के सबसे महान शासक थे, कहेगा विजयनगर के सबसे महान शासक कौन थे, है ना, तो कृष्ण देवराय थे, है ना, कृष्ण देवराय थे। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। हरिहर एवं किसके द्वारा किया गया था? बुक्का के द्वारा जाकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था, है ना। ये बात समझना है। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी था वो जाकर के हम्पी था। राजधानी कहाँ था दोस्तों? हम्पी। राजधानी कहाँ था? हम्पी था जाकर, है ना। क्लियर है दोस्तों?
ध्यान रखिएगा, है ना। और जाकर के विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश है ना, कितना वंश है ना, 4 वंश है। इसका ट्रिक देखिएगा, संगम सत्वा होता है सबसे पहला नंबर, संगम वंश है ना, संगम वंश, तुलु वंश, सुलु वंश और विड्डो वंश। ये कुल कितने वंश आए थे, है ना, 4 वंश आए थे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे, है ना। ब्रिटिश भारत मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बाजिद अली शाह। क्या हो जाएगा? बाजिद अली शाह। ये आकर के अवध के अंतिम शासक थे, अंतिम शासक थे। कहेगा अवध के अंतिम शासक कौन थे? बाजिद अली शाह थे जाकर के, है ना, अवध के अंतिम शासक, है ना। जाकर के इस पर इन्होंने 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। क्या आरोप लगा करके? कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेज साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। और किसने मिला है ना, तो जो गवर्नर थे हो जाकर के लॉर्ड डलहौजी थे, जाकर के लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिए। कुशासन का आरोप लगा करके उन्होंने हड़प नीति का है ना शुरुआत किए थे। और हड़प नीति जो था दोस्तों हो जाएगा, सबसे पहले किसको हड़पे थे, किस राज्य को हड़पे थे? तो सतारा को हड़पे थे। किसको हड़पे थे दोस्तों? है ना, सतारा को हड़पे थे। अवध के स्थापना देखा जाए, स्थापना 1722 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1722 ईस्वी में। किसके द्वारा? सआदत खां के द्वारा किया गया था। कहेगा अवध का स्थापना कब किया गया था? 1722 ईस्वी में। कौन किए थे? सआदत खान किए थे, सआदत खान किए थे। क्लियर है? सारा क्वेश्चन ध्यान में रखना है। और लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार भारत में ट्रेन चलाए थे, डाक प्रणाली व्यवस्था लाए थे, है ना। पहली बार ये ट्रेन चला था, मुंबई से थाने तक चला, 34 किलोमीटर चला था दोस्तों, ध्यान रखना है सब, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, है ना। HYSIX नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? यानी किस यान के द्वारा इस उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था? किस यान के द्वारा उपग्रह को जाकर के अंतरिक्ष में क्या किया गया था? भेजा गया था, है ना। तो PSLV C-43 कब भेजा गया था? तो 29 नवंबर 2018 को भेजा गया था। कब भेजा गया था दोस्तों? है ना, तो 29 नवंबर 2018 को भेजा गया था। अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ था, है ना। तो चंद्रयान के बारे में ध्यान रखिएगा, है ना। किस यान से गया था चंद्रयान, वो आपको ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना है आपको, है ना, कि लॉन्च कब किया गया था? तो 14 जुलाई को। कब पहुंचा, है ना, वो भी ध्यान रखिएगा, है ना। 23 अगस्त को। ये सारे बातों को ध्यान रखना आपको, है ना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 के महिला एकल का विजेता कौन था? है ना, कभी है ना क्वेश्चन जो आ जाता है जाकर पीछे करंट अफेयर डाल देता है ना। तो भी ध्यान में आपको रखना, कुछ जो महत्वपूर्ण है ना, जिसकी वजह से 1-2 करके हम ऐसा ले लाते हैं, है ना, ताकि है ना पीछे का भी करंट अफेयर आपको, है ना, रिवीजन होते रहे। इसके एकल महिला विजेता कौन थी? नाओमी ओसाका थे। कौन थे? नाओमी ओसाका थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में है? महाराज वीर, है ना, विक्रम हवाई अड्डा किस राज्य में है ना? तो अगरतला में है। कहाँ दोस्तों? अगरतला में है। और अगरतला कहाँ का राजधानी आपको पता होना चाहिए,
त्रिपुरा का अगरतला कहाँ का राजधानी है? त्रिपुरा के। ये भी बात को आपको ध्यान रखना है ना कि जो पूर्वोत्तर भारत की जो राजधानी है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत से जाकर के राजधानी के क्वेश्चन है ना आने की संभावना रहता है ना। गोपीनाथ बोरदोली और हवाई अड्डा देख ले महत्वपूर्ण। गोपीनाथ बोरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो गुवाहाटी में है ना। गोपीनाथ है ना बोरदोली जो अंतर्राष्ट्रीय बोरदोलोई है ना, बोरदोलोई ध्यान रखना दोस्तों, बोरदोलोई है। गोपीनाथ बोरदोलोई, बोरदोलोई हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है? गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी की अगर बात करें, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा की बात करें है ना, तो कहाँ दोस्तों? न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अगर और बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? है ना, तो मुंबई में है, मुंबई में है। अगर और हम बात करें अंबेडकर, शॉर्ट में लिख रहे दोस्तों, अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? है ना, तो नागपुर में है, नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। सरदार पटेल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ है? अहमदाबाद में है दोस्तों। ये सारे बातों का आपको ध्यान रखना है ना कि कौन कौन हवाई अड्डा कहाँ पे है ना, कहाँ पे है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है दोस्तों वो कहाँ है? लखनऊ में है, लखनऊ में है। कहाँ दोस्तों? लखनऊ में है। शेख उल आलम हवाई अड्डा जो है वो कहाँ? श्रीनगर में है ना। शेख उल आलम जो हवाई अड्डा है वो श्रीनगर में है। वीर सावरकर जो हवाई अड्डा है जाकर पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट है ना ब्लेयर में है। कहाँ दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर में है। ये सारा बात को आपको ध्यान में रखना है, कौन हवाई अड्डा कहाँ पे है दोस्तों। क्वेश्चन आने की संभावना क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। ये जो भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं एकदम VVI क्वेश्चन है। ये पहले जो भी एग्जाम में पूछा गया है वहां से क्वेश्चन आपको हम छाट के देने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये सारा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए है ना गोपीनाथ कहाँ है? तो गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? न्यू दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखा हुआ है। ठीक है ना, कहाँ? मुंबई में है। अंबेडकर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? नागपुर में है। सरदार पटेल हवाई अड्डा कहाँ? अहमदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? लखनऊ में है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? श्रीनगर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। ये सारा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? शेखपुरा। और अगर अधिकतम की बात करेंगे, अधिकतम की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पटना। है ना, कहेगा बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? है ना, तो शेखपुरा हो जाएगा। और अधिकतम की अगर हम बात करें है ना तो कहाँ हो जाएगा? पटना हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या है ना तो किसका है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका आ जाकर दोस्तों? है ना, तो शिवहर का है। ये 1880 है ना वर्ग किलोमीटर है ना, यानी कि 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जाके शिवहर का जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम बात करें दोस्तों
सबसे कम घनत्व की अगर हम बात करें, है ना, तो कैमूर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैमूर, है ना। कौन हो जाएगा? कैमूर। 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान में रखना है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। असहयोग आंदोलन प्रारंभ का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन शुरू होने का जो कारण था वो क्या कारण था, वो बात को आपको बतलाना है ना। तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ होने का जो कारण था वो जा करके जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसका जो क्या था प्रमुख कारण था दोस्तों, तो जो कारण था जाकर के, है ना, असहयोग आंदोलन का, वो क्या था जाके दोस्तों, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड था इसका प्रमुख कारण। सबसे पहला नंबर ही देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, है ना। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, है ना, तो जाकर के अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ दोस्तों? पंजाब में जाकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर पंजाब में जाकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके लिए जाकर के एक आयोग बनाया गया था, हंटर आयोग। कौन सा आयोग? हंटर आयोग बनाया गया था। हंटर आयोग के अनुसार ये जो रिपोर्ट सौंपती है वो कहती है कि जाकर के 379 व्यक्ति आना शहीद हुए हैं। शहीद हुए हैं, आना कितना व्यक्ति शहीद हुए हैं? 379 व्यक्ति जाकर के इसमें क्या होते हैं? शहीद होते हैं। किसके रिपोर्ट के अनुसार, है ना? तो हंटर आयोग के रिपोर्ट के अनुसार। ले कांग्रेस ने की कमेटी बनाई थी, है ना। कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी जाकर के, है ना। आप बताने का प्रयास कीजिएगा, है ना, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। तो समिति का नाम था मालवीय समिति। और मालवीय समिति जब जांच करते हैं तो बोलते हैं कि 1000 लोग शहीद हुए हैं। 1000 लोग क्या हुए हैं, है ना, शहीद हुए हैं। लोग शहीद हुए हैं। कितना दोस्तों? शहीद हुए हैं 1000 लोग जाकर के शहीद हुए हैं। इसका जो अध्यक्ष थे, मालवीय समिति का अध्यक्ष जो थे वो जाकर के मालवीय थे। कौन थे? मालवीय थे। इसका मतलब पूरा नाम मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रॉयलेट कानून का पारित हुआ था। 1919 में सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ये सारे बातों को आपको क्या रखना दोस्तों? ध्यान में रखना है ना। और जाकर के असहयोग आंदोलन जो पारित हुआ था, वो जो शुरुआत आगे देखते हैं कि शुरुआत जो हुआ था, शुरुआत होता है जाकर के असहयोग आंदोलन, और कब शुरू होता है? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का होता है, शुरू होता है। और जो पारित हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में, है ना, तो दिसंबर में पारित हुआ था। दिसंबर 1920 में जाकर के 1920 में नागपुर अधिवेशन में जाकर क्या हुआ था? पारित हुआ था। नागपुर अधिवेशन में जाकर के क्या हुआ था? पारित हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा कि घातक क्या? घातक जो है ना, घातक क्या है? तो घातक जो है ना, बालक रहित विमान है ना। घातक क्या है? बालक रहित विमान है। बस ये इतना बात को ध्यान रखना है। घातक क्या है? बालक रहित विमान है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया, है ना? विश्व की स्थापत्य राजधानी जो किसे घोषित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो को घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? रियो डी जेनेरियो को जाकर के विश्व की स्थापत्य राजधानी और विश्व घोषित किया गया था। इसके बाद देखेंगे बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला का है? बिहार का जो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है
है ना किस जिला का है, तो गोपालगंज का। किसका है दोस्तों, गोपालगंज का है। यहाँ पर लिंगानुपात कितना है, 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं, 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं। और सबसे कम अगर देखा जाए, कम अगर देखा जाए लिंगानुपात में, तो कौन है, कैमूर है। बिहार में कौन है, कैमूर है। और कैमूर का जो लिंगानुपात है वो 879 प्रति 1000 पुरुष है। जो लिंगानुपात जो ज्ञात किया जाता है भारत में, वो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या ज्ञात किया जाता है। अगर बिहार के लिंगानुपात की बात करें, बिहार का अगर लिंगानुपात की बात करें, तो 918 प्रति 1000 पुरुष है। 918 प्रति 1000 पुरुष है। जो रोहतास अगर बात करें दोस्तों, है ना, सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर है ना बिहार में किस जिला का है, तो जाकर के है ना किसका है, तो रोहतास का है, 73.37%। अगर हम सबसे कम बात करें, है ना, सबसे कम अगर बात करें कि सबसे कम साक्षरता दर है ना किसका है ना, सबसे कम साक्षरता दर किसका दोस्तों, ये जा करके आप बताने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है ना किस जिला का है ना, आप बतलाने का इसको प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग था, है ना, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना, भारतीय संविधान में जाकर के भाग जो था जाकर के वो 22 था, है ना, 22 भाग था। अगर मैं यहाँ देखें संविधान की अगर हम बात कर रहे हैं पूरा पे, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं मूल, और यहाँ देख लेते हैं वर्तमान, है ना, यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, है ना, भाग, अनुसूची, अनुच्छेद। अगर देखें कि मूल संविधान में कितना भाग था 22, वर्तमान में कितना है 25, मूल संविधान में कितना अनुसूची था 8, वर्तमान में कितना अनुसूची है ना, तो 12, मूल संविधान में कितना अनुच्छेद था 395, वर्तमान में 465 प्लस है दोस्तों, 465 प्लस है। ये सारे बातों को ध्यान में रखना आपको, है ना, सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ देखें, अब यहाँ पर हम देखें कि थोड़ा सा अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा अनुसूची है ना, किसमें वर्णन है ना, वो देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद कहीं आएंगे तो भाग देख लेंगे, है ना, पूरा, है ना दोस्तों। ये सारा चीज हम लोग देखते चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो, है ना। जैसे कि अनुसूची हम लिख देते हैं, अनुसूची, अनुसूची लिख देते हैं, अनुसूची लिखते हैं। उसको लिखते हैं अनुसूची 1, समझिएगा। अनुसूची 1 लिखा हुआ है राज्य एवं संघ क्षेत्र, है ना। अनुसूची 1 में किसका वर्णन है, राज्य एवं संघ क्षेत्र का वर्णन है। 2 में, अनुसूची 2 में वेतन व भत्ते का वर्णन है ना, भत्ते का वर्णन है। वेतन और भत्ता का वर्णन कितना वर्णन है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में शपथ का, है ना, किसका वर्णन है, शपथ का वर्णन है। अनुसूची 4 में जाकर दोस्तों राज्यसभा सीट का वर्णन है, राज्यसभा सीट का वर्णन है। कहेगा राज्यसभा सीट का वर्णन अनुसूची कितना में है, 4 में है। अनुसूची 1 में, है ना, राज्य एवं संघ क्षेत्र का वर्णन है। 2 में वेतन भत्ता का वर्णन है। 3 में शपथ का वर्णन, प्रमुख पदाधिकारी का शपथ, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, प्रधानमंत्री सब वगैरह का शपथ का वर्णन है। और 4 में जाकर के राज्यसभा सीट का वर्णन है, किसका सीट का वर्णन है, राज्यसभा सीट का। 5 में जाकर के एस सी के विशेष उपबंध का वर्णन है, विशेष उपबंध का वर्णन है ना। लेकिन 6 में जाकर के, है ना, SC ST के 4 प्रमुख राज्य के विशेष वर्णन है ना, विशेष वर्णन मिलेगा, है ना, वर्णन मिलेगा दोस्तों, है ना, वर्णन मिलेगा। जैसे, है ना, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, और कौन है दोस्तों, त्रिपुरा। ये सब जाकर के, है ना, 4 राज्यों के, है ना, SC ST के बारे में विशेष संदर्भ में इसमें वर्णन किया गया है। 7 में देखा जाए दोस्तों, 7 में, है ना, केंद्र
केंद्र एवं राज्य के शक्ति का वर्णन है, जैसे अनुसूची का वर्णन है, सूची का वर्णन है ना, सूचियाँ का वर्णन है। ये सूचियाँ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, एक हो जाएंगे समवर्ती, समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार के सूची का वर्णन है। संघ सूची पर जो कानून बनाएंगे वो केंद्र सरकार, राज्य सूची पर कानून बनाएंगे राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर कानून बनाएंगे ये जाकर के दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे दोस्तों। और देखे जाकर के 8 में भाषा का वर्णन है, भाषा का। और मूल संविधान देखें, मूल संविधान में है ना 14 भाषा था दोस्तों। मूल संविधान कितना भाषा था? 14। वर्तमान में जो भाषा है, मान्यता प्राप्त जो भाषा है वो कितना है ना 22 भाषा जाकर के मान्यता प्राप्त है ना। उसके बाद 9 में देखें, 9 में देखें, 9वीं अनुसूची में देखें हम, है ना भूमि सुधार, भूमि सुधार है ना, भूमि सुधार है जाकर के 1951 में संशोधन करके किया गया था। 10वीं अनुसूची में देखें, है ना दल बदल कानून का वर्णन है जाकर के 1985 ईस्वी में किया गया था संशोधन, 1985 में किया गया था। 11वीं और 12वीं में देखे है ना तो पंचायती, अलग अलग देख लेते हैं दोस्तों, है ना पंचायती राज का वर्णन है ना, पंचायती राज 1992 में। और जाकर के 12वां अनुसूची में देखें, 12वां अनुसूची में देखें है ना तो नगर निगम का वर्णन है, ये भी जाकर के 1992 में, 1992 में ये 73वां संविधान संशोधन, वे जाकर के 74वां संविधान संशोधन से जाकर के वर्णन किया गया है। ये पूरी बातों को ध्यान रखिएगा, ये पूरी बातों को ध्यान में रखना दोस्तों, है ना। अनुसूची 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, 2 में वेतन भत्ता, अनुसूची 3 में शपथ प्रमुख पदाधिकारी के, 4 में राज्यसभा सीट का आवंटन, 5 में जाकर के SC/ST के 12 विशेष उपबंध, 6 में जाकर के है ना SC/ST के है ना जो 4 प्रमुख राज्य के विशेष उपबंध दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7 में केंद्र और राज्य शक्ति का सूचियां का है, शक्ति का बंटवारा, 3 प्रकार सूची बनाया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8 में जाकर के भाषा का वर्णन है ना, मूल संविधान में 14 भाषा, वर्तमान में 22 भाषा। 9 में जाकर के भूमि सुधार 1951 लागू हुआ था। 10 अनुसूची है ना दल बदल जो जाकर 1985 में। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, 1992 73वां संविधान संशोधन। और 12वां अनुसूची जाकर के नगर निगम से वर्णन है, जाकर 1992 में 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, है ना पूर्वी पश्चिमी गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है, तो पूर्वोत्तर भाग कौन सा है ना पूर्वोत्तर भाग है ना पूर्वी पश्चिमी गलियारा में कौन सा है ना तो कौन हो जाएगा? सिलचर है ना। क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वोत्तर में हो जाएगा, सिलचर हो जाएगा। कहाँ? असम में है। कहाँ है? असम में है। और पश्चिमी में है ना, पश्चिमी में है ना, ये जाकर के है ना पोरबंदर। क्या हो जाएगा? पोरबंदर। ये कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ दोस्तों? गुजरात में है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा, उत्तरी दक्षिणी गलियारा, उत्तरी दक्षिणी गलियारा है वो जाकर के है ना जम्मू का श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है दोस्तों, है ना श्रीनगर से है ना कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हेमनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हेमनटोटा जो बंदरगाह है वो कौन सा देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना श्रीलंका। श्रीलंका में जाकर के हेमनटोटा बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्राइट नामक जो नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है जाकर के है ना तो डेट्राइट नामक जो है ना सूती वस्त्र के लिए जाकर के ये प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। ठीक है ना। इसी प्रकार से आज है ना आपका सेशन का होता है, समाप्त होता है ना। और आप लोग वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए,
है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर बढ़ेगा दोस्तों, है ना, तो हम प्रत्येक दिन वीडियो लाने के लिए हम सक्षम हैं, है ना, प्रत्येक दिन ला सकते हैं। सिर्फ मोटिवेशन मिलना चाहिए दोस्तों, मोटिवेशन मिलेगा, है ना, वीडियो आएगा ही आएगा। और देखिए कितना एक्सप्लेनेशन करते हैं, वो भी बात को देखिए कि हाँ आखिर ये जो 20 क्वेश्चन है क्या 150 से 200 क्वेश्चन के बराबर है कि नहीं है। आपको देखिए, है ना, कि 1 घंटा के पहले हम जाकर के उतना क्वेश्चन बतलाने का हम प्रयास करते हैं। तो हम आपके लिए तो अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा मेहनत कीजिए, है ना। थैंक यू।